हाय दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड भूषण आपके इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे पहला वीडियो इंटरव्यू स्किल्स के सीरीज का हम अपलोड करने जा रहे हैं और स्टार्ट हम कर रहे हैं रिज्यूमे राइटिंग से। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक इंडिया में मिथ फैलाया गया है बहुत सारे लोगों के जहन में कि अगर इंटरव्यू को क्रैक करना है तो आपको क्वेश्चन आंसर राउंड में अच्छा होना है, आपको बॉडी लैंग्वेज में परफेक्ट होना है। लेकिन एक चीज हमेशा लोग भूल जाते हैं कि रिज्यूमे राइटिंग ये उतना ही इंपॉर्टेंट स्किल है जितना क्वेश्चन आंसर राउंड को या फिर बॉडी लैंग्वेज स्किल्स को या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आप इंपॉर्टेंस देते हो। तो उसी रिज्यूमे राइटिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो पेशेंस रखिएगा। दो वीडियो के इसमें मैं इसको अपलोड करने वाला हूं। आज के वीडियो के बारे में हम रिज्यूमे के स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ताकि रिज्यूमे आपका अगर है तो उसमें कौन सी मॉडिफिकेशन आपको करनी है, या फिर अगर रिज्यूमे आपने बनाया नहीं है तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा तरीके से हेल्प करेगा। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से जिनको इसकी जरूरत है, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाए। तो दोस्तों, बात करते हैं स्टार्टिंग से रिज्यूमे राइटिंग की। रिज्यूमे राइटिंग जब हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को हेडिंग से ही तकलीफ होती है कि बायोडाटा ये नाम मेंशन करे, सीवी वहां पे मेंशन करे या फिर रिज्यूमे मेंशन करे। तो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट रिज्यूमे ये बहुत स्टैंडर्ड नाम है, ग्लोबली ये इस्तेमाल होता है। सो प्लीज यूज द टाइटल एज रिज्यूमे, इट लुक्स वेरी गुड। सीवी बायोडाटा के क्या डिफरेंसेस है मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे बहुत इजीली। तो जब हम हेडिंग की बात कर रहे हैं तो अपर हेडिंग लेफ्ट और राइट साइड में जो मेंशन होना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो पहली चीज तो आपको वहां पे जो मेंशन करनी है वो आपका नाम। आपके नाम के बारे में बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखनी है। अभी कॉन्सेप्ट्स मतलब क्या है नाम के बारे में, तो बहुत सारे लोगों का नाम बहुत बड़ा होता है, प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी होती है कि नाम बहुत बड़ा होता है लेकिन वो उनको इस्तेमाल करना भी है ताकि लीगल डॉक्यूमेंट्स पे वही नाम है। तो ऐसी अगर दिक्कत आपके साथ भी है तो इंश्योर कीजिए कि पहला नाम थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए। सेकंड नाम जो आपका लास्ट नेम होगा उस पर आप एस या फिर जो जिस भी लेटर से वो स्टार्ट हो रहा है उसके बाद आप उसमें डॉट प्लेस कर सकते हैं, ताकि पढ़ने वाले को भी आसानी हो और इंटरव्यू के टाइम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मेरा नाम है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज, आपको पूरा नाम मेंशन करना है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि नाम जब मेंशन कर रहे हैं पूरा नाम मेंशन करें या फिर फर्स्ट और लास्ट नेम मेंशन करें, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आपका नाम बहुत शॉर्ट है, मिडिल नेम भी उसमें इंसर्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली इंसर्ट कीजिए। अगर नहीं करना है तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी आपका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद बात आती है ईमेल आईडी की। ईमेल आईडी में दोस्तों कुछ प्रिकॉशन आपको लेने बहुत जरूरी है। पहली प्रिकॉशन जो आपको लेनी है जब आप रिज्यूमे में वो इंसर्ट कर रहे हो, वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए। अभी प्रोफेशनलिज्म का मतलब इसमें क्या है ये हम जानेंगे। किसी का नाम है आकाश और लास्ट नेम है सिंह, तो आपका ईमेल आईडी आइडली akash.singh@xyz.com, जो भी आपका डोमेन है जीमेल या याहू, वो आप डाल के इंसर्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये गंदी आदत होती है कि जहां पे उनकी पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनको लगते हैं वो वहां पे डालते हैं। तो बहुत बार लोग ऐसे डालते हैं कि आकाश happygolucky@gmail.com। तो इंश्योर करना है कि हमें वहां पे अपनी पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने के लिए नहीं जाना है, हमें वहां पे काम करने के लिए जाना है। तो जिस कंपनी में आप वो रिज्यूमे सेंड कर रहे हो वो प्रोफेशनल मायनों में अच्छी होती है, हो सकती है, तो अननेसेसरीली उनको वो पार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है जिसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कूल, हॉट ऐसे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और उसका ईमेल आईडी बनाते हैं। जरूर बनाइए, बट रिज्यूमे में उसको मेंशन मत कीजिए, बिकॉज हमें वहां पे मॉडलिंग कंपटीशन में नहीं जाना है, हमको वहां पे काम करने के लिए जाना है। तो ये जरूर अपने जहन में रखिए एंड अकॉर्डिंगली क्रिएट योर रिज्यूमे। दूसरी चीज ईमेल आईडी के बारे में, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे दूसरा नाम अगर फिर से हम ले आकाश.सिंह, अभी अगर आपने जीमेल पे आप अगर जाते हो और वो आईडी तैयार आपको करना है तो आपको नजर आया होगा कि अगर आपने इमीडिएटली वो शुरू भी कर दिया है आईडी क्रिएट करना, तो वो आईडी जीमेल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आकाश.सिंह में भी ये नाम किसी ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है ईमेल आईडी के जहन से। तो वो जीमेल क्या करता है, जीमेल आपको ना नहीं बोलता, जीमेल आपको बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा। तो जैसे ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 नंबर रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, आपका एज रहेगा, या फिर कोई रैंडम नंबर वो चूज करके 4 5 ईमेल आईडी आपको थ्रो करेगा वहां पे। तो आपको इंश्योर क्या करना है कि कम से कम नंबर वाला आईडी आपको चूज करना है, बिकॉज नाम तो आपको डेफिनेटली ईमेल आईडी में लाना है, लेकिन अगर वो नाम अवेलेबल नहीं है तो मिनिमम 2 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर वहां पे होने चाहिए। उसके ऊपर
प्लीज इंश्योर कीजिए आपका आईडी ना हो। उसमें दिक्कतें क्या हो सकती है, कंपनीज के जो ईमेल आईडीज होते हैं जो एचआर को आपको सेंड करने हैं, उनके फायरवॉल बहुत स्ट्रांग होते हैं दोस्तों। आपने आपके जीमेल आईडी में भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप इनबॉक्स की ईमेल देखते हो और जो ईमेल स्पैम में होते हो उनको देखते हो, जीमेल ऑटोमेटिकली उस आईडी को फिल्टर करते रहता है। और बहुत बार ये आपको ऑब्जर्व होगा कि जब स्पैम में कोई ईमेल आईडी होता है, वो ईमेल आईडी में बहुत ज्यादा नंबर कंसिस्ट होते हैं। तो ऐसे ईमेल आईडी को शायद से उनका फायरवॉल या फिर जो सिस्टम उनकी ईमेल की है वो शायद से कंसिडर करे कि ये स्पैम में ईमेल आईडी है। तो ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर दी, आपने रिज्यूमे भेज दिया और उनसे कॉल ही नहीं आ रहा है और बाद में आपको पता चले कि वो स्पैम में ईमेल आईडी गया है। तो ऐसी भी चीजें देखी है, तो इनके बारे में आपको जागरूक रहना है। उसके बाद का नीचे जो पॉइंट मोबाइल नंबर के बाद आप मेंशन कर सकते हो वो है लिंक्डइन आईडी। अभी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लिंक्डइन आईडी की जरूरत क्या है। ये तो मेरा पर्सनल आईडी है जो मैं लिंक्डइन पे इस्तेमाल करता हूं, लेकिन दोस्तों जो आप सोशल मीडिया पे जागरूक आप रहते हो, फेसबुक द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, ट्विटर द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा, तो ये जो सोशल मीडिया के जो एप्स है ये बहुत सारे पर्सन ओरिएंटेड ऐप है, लेकिन प्रोफेशनल ओरिएंटेड ऐप इनमें से जो स्टैंड आउट करता है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन ये बहुत बड़ी ग्लोबल कम्युनिटी है। लिंक्डइन से आप एक इंप्रेशन क्रिएट करते हो कि आप एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हो जहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स का एग्जिस्टेंस है। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डेफिनेटली इंटरव्यूअर के सामने आप क्रिएट करोगे। इंटरव्यूअर को या फिर एचआर को एक आसानी इस तरीके से होती है, तो इंप्रेशन आपका क्रिएट आपकी तरफ से हो गया, लेकिन अगर उनको कहीं ना कहीं क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपकी प्रोफाइल जो आपने रिज्यूमे में मेंशन की है और लिंक्डइन में मेंशन की है उसमें अगर कोई डिफरेंस है तो वो कितना डिफरेंस है, तो वो उसमें देख सकते हैं। क्विक वेरिफिकेशन का ये टूल बहुत सारी कंपनीज इस्तेमाल करती है, तो डेफिनेटली आपके लिंक्डइन आईडी को भी वहां पे मेंशन आप कर सकते हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोबाइल नंबर का। तो मोबाइल नंबर तो मेंशन आपको करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप उसमें मेंशन कीजिए 3 स्पेस या फिर डैश, उसके बाद 3 और 4। कंफ्यूज हो गए, मैं इसका एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बोलता हूं। अगर आपका नंबर है 9822837473, किसी को भी आप अगर ये नंबर देंगे और आप उनको बोलेंगे कि ये नंबर मेमोराइज करो, फटाक से नंबर वो मेमोराइज नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे बार आप लोगों को मिलते हो, आप उनका नंबर मांगते हो। दो चीजें हैं, चूज कीजिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे। आप किसी आदमी से मिले और आदमी से मिलने के बाद उसने बोला कि मेरा नंबर नोट डाउन कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूं और आपका नाम टाइप करके उसको सेव करता हूं, लेकिन वो नंबर टाइप करना हमको हमारे जहन को थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो उसी का लॉजिक यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है। नंबर आपका जो है वो सामने वाले को पढ़ने में आसानी होनी चाहिए। तो नंबर तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप डिवाइड जरूर कर सकते हो। तो अगर आप मेंशन कर रहे हो डायरेक्टली 9822837473, तो उसको ना मेंशन करते समय आपको 982-283-7473 334 इसके बारे में आपको इस तरीके से आपको मेंशन करना है। और ये रिज्यूमे में ही नहीं दोस्तों, ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने आपका डेबिट कार्ड देखा या फिर क्रेडिट कार्ड देखा, तो आपको देखेगा कि 16 डिजिट का नंबर है, बहुत डिफिकल्ट है मेमोराइज करने में, लेकिन फिर भी आप उसको इजीली पढ़ पाते हो। क्यों? 4444 4444, ये 16 नंबर 4 ब्लॉक में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, ताकि जब आप शॉपिंग करते हो किसी को नंबर वो बताते हो तो आपको आसानी हो, सामने वाले को समझने में भी आसानी हो। तो ये उसके पीछे का लॉजिक है। तो हेडिंग में आपको इन चीजों का ख्याल आपको रखना है जब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन कर रहे हो। अब बहुत बार लोगों को हिचकिचाहट होती है राइट हैंड साइड के कॉलम में, बहुत सारे लोग वो ब्लैंक रखते हैं, सही है, लेकिन मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूं कि ब्लैंक रखने के बजाय आपका कोई फोटो है पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ, तो आप उसको क्रॉप करके वहां पे इंसर्ट कीजिए, दिखने में भी अच्छा दिखेगा एंड इट गिव्स वन इंप्रेशन आल्सो टू द एचआर। लेकिन बहुत बार इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की भी बात आती है, तो बहुत बार लोगों को स्पेशली लेडीज को ये दिक्कत होती है कि ये फोटो हम क्यों इंसर्ट करें उस इंसान को दिखाने के लिए जिसको हम जानते नहीं है। तो आपकी भी बात सही है, ये आपको कॉल लेना है कि आपको इंसर्ट करना है कि नहीं करना है। करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो वो भी ठीक है। तो ये तो हो गया आपके हेडिंग के बारे में। तो दोस्तों ये तो हो गया हेडिंग के बारे में, लेकिन उसके नीचे जो कॉलम आता है करियर ऑब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग तो मेंशन भी नहीं करते कि करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको लगता है कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन आंसर में वो बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन आंसर के अलावा रिज्यूमे में उसको मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन इसको भी करने की दोस्तों ट्रिक है। अभी ट्रिक मैं आपको बोलता हूँ। बहुत सारे लोग
पचकाने हरकतें करके उसमें ऑब्जेक्टिव को ट्विस्ट करते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे किसी को अगर कार खरीदनी है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये रिज्यूमे में डालने की जरूरत नहीं है। रिज्यूमे में जो आप करियर ऑब्जेक्टिव मेंशन करोगे तो वो ऑब्जेक्टिव वो होगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को साथ ही साथ आपको भी बेनिफिट करे। उदाहरण के तौर पे अगर आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए पोस्ट कर रहे हैं तो अकाउंटेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि उसको सारे टूल्स, मतलब टैली अगर है, एसएपी है, तो ये टूल्स उसको इस्तेमाल जब वो करेगा तब कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कैसे? तो उसका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा उसमें। तो उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि नए टूल्स में कंपनी में लाऊं, डेवलप करूं, ताकि अकाउंटिंग सिस्टम एक सिस्टमेटिकली फ्लो चले, कंपनी का पैसा और टाइम बचे। तो ये ऑब्जेक्टिव इस तरीके से आप लिख सकते हो जहां पे कंपनी को लगे या फिर जो सामने वाला आदमी इंटरव्यू लेने वाला है उसको लगे कि नहीं, आप उस ऑब्जेक्टिव को अपने साथ कंपनी के ऑब्जेक्टिव से भी लिंक कर रहे हो, तब वो ऑब्जेक्टिव काम का है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ट्रेनर हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो लोग, आपके जैसे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, उनको इस वीडियो से ज्यादा बेनिफिट हो, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। कोई सॉफ्टवेयर कोडर रहेगा, सॉफ्टवेयर कोई बनाने वाला कोई बंदा रहेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि डीबग फ्री या फिर एरर फ्री में सॉफ्टवेयर जो लगने वाला है उसको कोड में कन्वर्ट करूं, ताकि एंड यूजर जो है उसका बिना हिचकिचाए हुए वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सके। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको वहां पे लिखने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव वहां पे डालते हैं जिसकी मुझे लगता है जरूरत नहीं है। तो इंश्योर कर कीजिएगा कि कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो आप वो लिखे, और लिखने के बाद उसको कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ भी उसको लिंक करें, ताकि उसका परिणाम बहुत अच्छी तरीके से रिज्यूमे में आपको दिख के आएगा। उसके नीचे करियर ऑब्जेक्टिव मेंशन करने के बाद, हाँ, बिफोर हम आगे बढ़े, इंश्योर कीजिएगा कि करियर ऑब्जेक्टिव बाय डिफॉल्ट मेंशन करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो डायरेक्टली एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। करियर ऑब्जेक्टिव का ये जो क्वेश्चन आने वाला है ये बहुत रिपीटेटिवली सारे राउंड में आपको पूछा जाएगा, भले ही वो टेलीफोनिक राउंड हो, फेस टू फेस राउंड हो, मैनेजमेंट का राउंड हो, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाने वाला है, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव से आपकी पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट होती है, आपकी विचारधारा के ऊपर उनको समझ में आती है। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव आपने मेंशन कर दिया। ऑब्जेक्टिव के बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आप फ्रेशर है तो डेफिनेटली वो वहां पे काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप वर्क एक्सपीरियंस पर्सन है, आपने किसी कंपनी में पहले से काम किया है, तो उस कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन आपको वहां पे डालना है। अभी कौन सा इंफॉर्मेशन आपको डालना है? तो पहली चीज, आपको उस कंपनी का नाम डालना पड़ेगा। उस कंपनी के नाम को आप बोल्ड में लिख सकते हो। उसका टेन्योर क्या है? तो बहुत सारे लोगों को अगर एग्जैक्ट डेट या फिर टाइम डालने की जरूरत वहां पे पड़ती है कि एग्जैक्ट डेट कब हमने शुरू किया था, कब हमने लीव किया था, डाल पाते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं डाल पाते हो तो मंथ भी आप मेंशन कर सकते हो कि जैसे मार्च 2018 से लेके टिल जनवरी 2020, तो ये भी फॉर्मेट वहां पे सही है। उसके नीचे आपका डेजिग्नेशन आना चाहिए कि कौन कौन से डेजिग्नेशन आपने वहां पे प्ले कर दिए, आपका रोल वहां पे क्या था, तो ये जाएगा। और नीचे जब आप अपने काम के बारे में जानकारी डाल रहे हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको ख्याल रखना है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि 3 साल के ऊपर अगर किसी का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी कंपनीज में उन्होंने अगर काम किया है, तो रिज्यूमे की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये क्यों बढ़ती है कि लोग इतने सारे टास्क वहां पे डाल देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। एक चीज आपको याद रखनी है कि आपका अगला जॉब जो आने वाला है उसमें आपने कौन कौन से टास्क किए हैं, डेफिनेटली जरूरी है क्योंकि आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन कम से कम 5 या 6 पॉइंटर्स में इंश्योर कर दीजिएगा कि वो आप टास्क वहां पे डाल दे। लोग बहुत ज्यादा बुलेट पॉइंट्स डाल देते हैं जिसके कारण उनका रिज्यूमे बहुत ज्यादा बढ़ता है, और अगर वो बढ़ता है तो सामने वाले को वो टर्न आउट करने में, रीड करने में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग फील हो सकता है। तो इंश्योर कीजिएगा कि मिनिमम आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको लगता है अगले जॉब में इस्तेमाल हो सकते हैं या फिर सामने वाले को पता होना चाहिए, तो वो वहां पे आप डाल सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे चीज है। इसकी दूसरी चीज जो है, प्लीज इंश्योर कीजिए जो काम आपने किया है उसी का वहां पे उल्लेख आपको करना है। कोई भी चीज आपको वो मेंशन नहीं करनी है जो आपने नहीं की है। दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं, 3 या 4 राउंड से आप गुजरते हो, कोई भी आप बड़ी कंपनी में जब जाते हो, तब ये बहुत ज्यादा आपको पेनफुल हो सकता है। बिकॉज एक बार आपने रिज्यूमे वो डाल दिया और वो रिज्यूमे आगे बढ़ गया, और वो काम अगर आपने किया नहीं है, गलती से आपने वहां पे डाला है या फिर जानबूझ के डाला है, अगर उसमें डिटेलिंग क्वेश्चन आपको आता है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट आपको पड़ सकता है।
तो वही काम आपको वहां पे मेंशन करने हैं जो आपने किए हैं पहले की कंपनी में। दो काम है तो दो ही काम डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज टू क्रिएट अ फेक इंप्रेशन, इफ यू आर पुटिंग समथिंग, if you put something like 5 to 6 pointers, that is something which is not acceptable over there. So please keep this in mind while dealing with work experience thought, and that is it about work experience structure over there. उसके बाद बात आती है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप वहां पे डाल रहे हो तो इंश्योर करना है कि थोड़ी सी स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज आप इस्तेमाल करो। 10वीं या फिर 12वीं कक्षा के आप जब मार्क वहां पे मेंशन कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो 10th या फिर 12th के नंबर्स में लिखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है SSC HSC, तो उस वर्ड का वहां पे इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको पढ़ने वाले को आसानी हो और थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड भी दिखे वहां पे। परसेंटेज का जब कॉलम होता है जहां पे आप मार्क्स के बारे में डाल रहे हो तो इंश्योर कीजिएगा कि आपका अगर परसेंटेज लेट्स से 65.13 है तो उसको 65.13 ही मेंशन करना है। उसको राउंड फिगर आपको 64 नहीं करना है। उसका मैं आपको रीजन बोलता हूं कि जब आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो, जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की बारी आती है, सो बहुत सारी कंपनियां ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो काम है वो थर्ड पार्टी वेंडर को देती है। और वो जब वेरिफिकेशन करते हैं तो उनका काम ही होता है कि आपके कुछ ना कुछ तो भी आपके इसमें निकालना और वो उनको इन्फॉर्म करना। तो बहुत बार ऐसी दिक्कतें भी होती है। ये कोई फैटल एरर नहीं है, ये कोई मेजर एरर नहीं है, लेकिन HR डेफिनेटली आपको कॉल करके पूछेगा, अरे आपके रिज्यूमे में तो आपने लिखा है 63%, लेकिन जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में भी बहुत बार चेकअप करते हैं, उस कॉलेज में चेकअप करते हैं जहां पे आपने वो किया है, तो वो बोलते हैं अरे यहाँ पे तो 62.13 दिखा रहा है। तो आप बोलते हो कि हाँ ये तो वैसे ही है, तो ये बोल रहे हो कि आप 63% आपने क्यों लिखा वहां पे। तो वहां पे आपको चुप्पी रखनी पड़ सकती है। तो अननेसेसरली ऐसे चीजों में ना पड़े तो अच्छा है। तो जो परसेंटेज है वही वहां पे मेंशन कीजिए। दूसरी चीज, अग्रीगेट परसेंटेज मेंशन कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर बीकॉम किया है, फर्स्ट ईयर में कितने थे, सेकंड ईयर में थर्ड परसेंटेज कितने थे, थर्ड ईयर में कितने हैं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बीकॉम लिख के आप उसका परसेंटेज मेंशन करना है। आपने अगर बी किया है तो बी का एग्रीगेट परसेंटेज कितना है वो वहां पे मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपको उसका स्ट्रक्चर दोस्तों रखना है। और जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे यूनिवर्सिटी का नाम अगर मेंशन करना चाहते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हो। कॉलेज का नाम अगर मेंशन करना है तो डेफिनेटली वो आपको करना चाहिए। तो मैं फॉर्मेट में आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में बता ही दूंगा उस फॉर्मेट में उसका कैसे होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये चीजें आपको वहां पे दोस्तों मैंने बहुत बार ये मेरे प्रीवियस वीडियोस में कहा है। एक बार मैंने लॉकडाउन का जो वीडियो अपलोड किया था लास्ट टाइम, तो मैंने उसमें भी कहा था कि बहुत सारे लोगों को ये आदत पड़ चुकी है कि वो सिर्फ जॉब करते हैं। मतलब क्या, 9 बजे से लेके 6 बजे तक वो जॉब करते हैं, घर पे आते हैं और कुछ नहीं करते। वीकेंड भी इस तरीके से खाली जाता है। तो मैं बहुत बार लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके रिज्यूमे में या फिर करियर में अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको सर्टिफिकेशन को महत्व देना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन मतलब क्या कि जब आप कोई अकाउंटेंट हो तो आप SAP का सर्टिफिकेशन करते हो या फिर टैली का सर्टिफिकेशन करते हो, आपको वो एक एडेड एडवांटेज देता है। अगर आप सेल्स में हो, कोई सेल्स प्रोग्राम आपका सर्टिफिकेशन वाला है, वो अगर आप अटेंड करते हो तो वो आपको महत्व देता है। अगर आप IT कंपनी में काम कर रहे हो तो कॉमन सर्टिफिकेशन जो है कि स्क्रम का सर्टिफिकेशन है या फिर अजाइल का सर्टिफिकेशन है। कुछ पैसों की बात होती है दोस्तों कि हम बहुत अच्छी तरीके से कमाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हम एक शेप नहीं दे पाते अपने करियर के तौर पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, और यही चीज आपको रिज्यूमे में अगर मेंशन करनी है तो डेफिनेटली आप कीजिए, ताकि सर्टिफिकेशन आपका एक इंप्रेशन अलग तरीके से क्रिएट करने में मदद करता है रिक्रूटर के जहन में, आपकी मैनेजमेंट के जहन में। बहुत बार ये देखा गया है कि जब किसी आदमी का सिलेक्शन होता है रिज्यूमे के लिहाज से, तो डेफिनेटली एक आदमी जिसने सर्टिफिकेशन कुछ किया है और एक आदमी जिसने सर्टिफिकेशन नहीं किया है, जिसने किया है उसका रिज्यूमे डेफिनेटली हाई वेटेज पे कंसिडर किया जाता है। तो इंश्योर कीजिए कि सर्टिफिकेशन कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी किए हैं तो उसका वहां पे डेफिनेटली उल्लेख कीजिए कि वो कौन सा सर्टिफिकेशन है, किस इंस्टीट्यूट से, या फिर ऑनलाइन अगर आपने यूडेमी या फिर कोर्सेरा से वो किया है तो वो कहाँ से किया है, आपका वो पासिंग सर्टिफिकेट क्या, पासिंग परसेंटेज उसमें क्या था, ये आप मेंशन कर सकते हो। डेफिनेटली ये एड ऑन आपको ऐड करेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड इन टर्म्स ऑफ योर रेज्यूमे राइटिंग एज वेल। उसके बाद आखिरी पॉइंट, आखिरी पड़ाव जो रेज्यूमे राइटिंग में दोस्तों आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब जब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है तो कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है। डेफिनेटली आप उसमें नाम मेंशन करोगे,
ईमेल आईडी मेंशन करोगे, अगर आपको फिर से वो रिपीट करना है तो जैसे मैंने एड्रेस के बारे में कहा था, फुल एड्रेस मेंशन करना है तो डेफिनेटली वो आप वहां पे करोगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में आपको प्रिकॉशन रखनी है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। पासपोर्ट नंबर वहां पे बहुत बार लोग मेंशन करते हैं, आधार कार्ड नंबर बहुत बार लोग मेंशन करते हैं, पैन कार्ड नंबर भी बहुत सारे लोग मेंशन करते हैं। तो इंश्योर कीजिएगा कि ये इंफॉर्मेशन आप ऐसे आदमी को सेंड कर रहे हो जिनके बारे में आपको पता नहीं है। तो ऐसी कोई भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जहां पे आपके फाइनेंस कुछ रिलेटेड है, कुछ आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रिलेटेड है, तो ऐसी चीजों का आपको वहां पे उल्लेख नहीं करना है। अगर आपको करना ही है तो पासपोर्ट नंबर का आप उल्लेख कर सकते हो, लेकिन वहां पे भी आपको ब्रैकेट में डालना होगा कि अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है तो ही वो पासपोर्ट नंबर आप इन्फॉर्म करोगे। क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हो इंडस्ट्री की, मैं आपको बात बताता हूँ, आईएसओ सर्टिफाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सीएमएमआई सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे ये क्राइटेरिया सेट किया गया है कि अगर आपका आईडी प्रूफ उनको वेरीफाई करना है तो पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं हो सकता। उनको बताया जाता है ऑडिटर द्वारा, एचआर के लोगों को, कि अगर आपको आईडी प्रूफ कंसिडर करना है तो वो पासपोर्ट ही होना चाहिए। और ऑडिटर में वो एम्प्लॉय के पासपोर्ट चेक भी करते हैं। आपको ये रियलाइज भी हुआ होगा कि जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको बताया जाता है कि आपको पासपोर्ट प्लीज सॉफ्ट कॉपी जो होती है या फिर जेरोक्स कॉपी जो है वो सबमिट कीजिए। तो वो डेफिनेटली एज अ आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ कंसिडर होता है। तो उस टाइम पे आपको वो डेफिनेटली देना पड़ेगा, लेकिन रिज्यूमे में उसका उल्लेख करने की मुझे नहीं लगता है कि आपको जरूरत है, क्योंकि ये आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग रिलीजन के बारे में भी कंफ्यूज होते हैं कि रिलीजन का वहां पे मेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको करना है दोस्तों, आप कर सकते हो। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वॉट एवर रिलीजन यू बिलोंग टू, डेफिनेटली आप मेंशन करो। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग आगे चल के अपनी कास्ट वहां पे मेंशन करते हैं। तो दोस्तों इसकी जरूरत नहीं है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते हो, को आपका आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एट द एंड ऑफ द डे कंसिडर की जाती है। तो रिलीजन आपको मेंशन करना है, डेफिनेटली कीजिए, लेकिन कास्ट मुझे नहीं लगता मेंशन करने की वहां पे जरूरत है। दूसरी चीज, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू लेते हैं वही लोग उसको मैनिपुलेट करके कुछ टीम में इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं आफ्टर सम टाइम, और बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी एचआर में इसकी वजह से रेज होते हुए देखे गए हैं इंडस्ट्री में। तो ऐसी चीजों को ना अगर मेंशन करें तो वो बेहतर है। डेफिनेटली रिलीजन को आप मेंशन वहां पे कर सकते हो, लेकिन कास्ट को आपको उसमें मेंशन बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद का टॉपिक आता है जहां पे लोग हॉबी के बारे में बात करते हैं। तो हॉबी जब आप मेंशन कर रहे हो, प्लीज इंश्योर कीजिएगा जो आपकी रियल हॉबी है आप वही मेंशन करें। ये बहुत बार लोगों दोस्तों आपको आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों को कॉपी पेस्ट करने की आदत होती है। दूसरे की हॉबीज जो है वो कॉपी पेस्ट कर पाते हैं, लेकिन जब उनको क्वेश्चन किया जाता है उसके ऊपर तब वो आंसर एक तो दे नहीं पाते, और जो देते हैं वो बहुत ही विचित्र तरीके से देते हैं। मुझे याद है कि बहुत बार हमने इंटरव्यू लिया था बहुत सारे कंपनीज में, जब मैंने एचआर में काम किया था तब, या फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जब मैंने रोल प्ले किए थे। और जब उनको पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, तो उनका वहां पे लिखा होता है कुकिंग। तो हम उसको क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा कि कुकिंग में आपने क्या डिश आपको पसंद है करना। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने मैगी कुक करना मेरी हॉबी है, या फिर पास्ता कुक करना मेरी हॉबी है, क्योंकि वो इंस्टेंट है। तो ऐसी तरीके से आप आंसर नहीं दे सकते। आपको क्यूजिन कौन कौन से है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप किस तरीके से देसी फूड अच्छी तरीके से पका पाते हो वो आपको जानकारी देनी जरूरी है। तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो तो वहां पे डालने का मतलब बनता है। क्रिकेट बहुत सारे लोग कॉमन लिखते हैं कि प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट आप लिख रहे हो, तो अगर आपको पूछा जाता है कि कब आपने क्रिकेट खेला था तो आप बोलोगे कि 1 साल पहले, तो वो डेफिनेटली आपकी हॉबी नहीं हो सकती। उस क्रिकेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जाननी जरूरी है कि बेसिक रूल पावर प्ले के क्या है, 12th मैन के रूल क्या है, वर्ल्ड कप के रूल्स क्या होते हैं, डीआरए सिस्टम क्या होता है। तो ये बेसिक कोई भी आपकी हॉबी हो उसके बारे में एटलीस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो, वो मदद करेगी आपको इंटरव्यू में उस सवाल का जवाब देने में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से। तो ये भी आपको ध्यान वहां पे रखना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हॉबी वही मेंशन कीजिए जो हो, रियल हॉबी मेंशन कीजिए, ताकि यहाँ वहां भटकते भटकते आपको आंसर ना देना पड़े। और ये कुछ चीजें आपको वहां पे डेफिनेटली पॉइंटर्स करनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ डेफिनेटली आप वहां पे डालो। और पर्सनल इंफॉर्मेशन जब आप लिखते हो उसके बाद आखिरी का टॉपिक जो बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि डाले कि ना डाले, तो इसका आंसर यस और नो दोनों है, वो है डिस्क्लेमर। तो बहुत सारे लोग वहां पे लिखते हैं कि आई हियर बाय ऑथोराइज दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड आई ड्यूली साइन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वगैरह।
जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन दी है तो वो सच्ची इन्फॉर्मेशन होगी, इसके लिए आपने वहां पे डाली है। तो अगर उससे आपका स्पेस बढ़ रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन मत डालिए। अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है डेफिनेटली वहां पे वो इन्फॉर्मेशन डालिए। लेकिन डालो या ना डालो, दो इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मेंशन करनी है, वो की डेट, प्लेस और आपका सिग्नेचर, जो सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है, लाइक ऑटोमेटिक सिग्नेचर हो सकता है, या फिर फिजिकली आप उसके ऊपर सिग्नेचर पे साइन कर सकते हैं उस कॉलम में। अम, ये बहुत बार क्वेश्चन आंसर का डिबेट होता है कि रिज्यूमे कितने पेज का होना चाहिए। तो दोस्तों एक एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप इंडस्ट्री में नए हैं, एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, 1-2 साल का ही एक्सपीरियंस भी है, तो 2 पेजेस का रिज्यूमे इनफ होता है, उसके लिए एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए मैंने ये सारा वीडियो आपके लिए अपलोड किया था कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि 4 पेजेस का रिज्यूमे, 5 पेजेस का रिज्यूमे बनाते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो, अगर आपने 8 से 9 कंपनी में काम किया है, डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है उतना बड़ा रिज्यूमे बनाना। लेकिन अगर आप नए हो तो 2 पेजेस के ऊपर आपका रिज्यूमे नहीं जाना चाहिए, ये आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आपका है, तो डेफिनेटली कमेंट में मेंशन कीजिए। ईमेल आईडी में मैं दे रहा हूँ, वहां पे मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस ईमेल पे रिप्लाई करूं, या फिर अगला वीडियो जो मैं सेकंड पार्ट लेके आने वाला हूं इंटरव्यू स्किल्स का, वहां पे मैं मेंशन करूंगा। सो आशा करता हूं कि ये सारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिए जिन लोगों को इनकी सख्त जरूरत है, क्योंकि दोस्तों बहुत बार होता है ऐसा कि लोगों को इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं होती और वो पहले ही रिज्यूमे राइटिंग के राउंड में ही गायब हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपकी मैं रजा लेता हूँ। कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।